Hello everyone. Hope you are doing well. Welcome back to my channel. This is Dr. Himanshu Agrawal. Before starting the session, don't forget to like, share and subscribe my channel to hit the bell icon for notifications. फिर एक बार मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ। ये हमारी सीरीज लेक्चर नंबर 4 है, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिसको हमने फ्रेशली ऑक्युपाइड या कलेक्ट नहीं किया है। सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जिसको हमने एक स्पेसिफिक पर्पस से कलेक्ट नहीं किया है। देखिए, प्राइमरी डाटा आपने पहले वीडियोस में देखा है। प्राइमरी डाटा जब हम एक स्पेसिफिक पर्पस से फ्रेशली किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं और अपने रिसर्च के मॉडल के हिसाब से, अपने रिसर्च के मॉड्यूल के हिसाब से, अपने रिसर्च के हाइपोथेसिस के हिसाब से, अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जब हम कलेक्ट करें किसी डाटा को, तो वो डाटा प्राइमरी डाटा कहलाता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो प्राइमरी डाटा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो हमने इस स्पेसिफिक रिसर्च के लिए फ्रेशली कलेक्ट नहीं किया है। ये परचेज डाटा हो सकता है, ये ऑब्टेन डाटा हो सकता है, या ये बोरोड डाटा हो सकता है। हम हो सकता है इस डाटा को खरीद लें, किसी से ले लें, या किसी से हम उधार ले लें। कई बार नेट पे भी डाटा उपलब्ध होता है, वो भी डाटा हम ले सकते हैं, तो वो भी सेकेंडरी डाटा कहलाता है। जो इन्वेस्टिगेटर ने अपने रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट नहीं किया है, वो सारा सेकेंडरी डाटा है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर इशू पर प्राइमरी डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको सेकेंडरी डाटा ही लेना होता है। जैसे गवर्नमेंट का डाटा, सेंसस का डाटा, कंपनीज का डाटा, तो वो डाटा सेकेंडरी डाटा ही कहलाता है। सेकेंडरी डाटा के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं, तरह तरह के हो सकते हैं। कई बार हमको आइडिया भी नहीं होता कि यहाँ से हमको सेकेंडरी डाटा मिलेगा, वहाँ से हमें सेकेंडरी डाटा मिल जाता है। यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि सेकेंडरी डाटा के बहुत सारे सोर्स हैं, तरह तरह के सोर्स हैं, लेकिन हमको फुल प्रूफ सोर्सेज की आवश्यकता होती है। ऐसे सोर्सेज की आवश्यकता होती है जो सोर्सेज पर हम विश्वास कर सकें कि वहाँ से लिया हुआ डाटा सही डाटा होगा। हमें वहीं से ही सेकेंडरी डाटा लेना चाहिए जिन सोर्सेज पर हमको विश्वास हो। प्राइमरी डाटा कलेक्शन करते समय हमको पता होता है कि हम जिस सैंपल से डाटा ले रहे हैं वो सैंपल बिल्कुल ठीक है और वो हमारी रिसर्च का सैंपल है, हम उसका डाटा ले रहे हैं। ये डाटा जेन्युइन डाटा है, ये डाटा बोनाफाइड डाटा है, ये डाटा ओरिजिनल डाटा है। लेकिन सेकेंडरी डाटा हमने कलेक्ट नहीं किया है। सेकेंडरी डाटा किसी और व्यक्ति ने किसी और रिसर्च के लिए कलेक्ट किया है शायद, लेकिन हम उसको अपनी रिसर्च में ले रहे हैं क्योंकि वो हमारी रिसर्च में काम आएगा और उस डाटा को हम जल्दी से कलेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सेकेंडरी डाटा लेते समय उसके सोर्सेज को ध्यान में रखना चाहिए। अब सोर्सेज को ध्यान में रखने की क्या तरीका है कि हम जिससे कि सोर्सेज को ध्यान में रखें और वो सोर्सेज ऐसे हों, ऐसे पॉइंट्स हों जिनसे हम ये जान सकें कि हम जो डाटा ले रहे हैं, हम अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें तो हमारा डाटा सही डाटा होगा। किसी भी सेकेंडरी डाटा को एक फेक डाटा के रूप में प्रूव करना या एक ट्रस्टवर्दी डाटा के रूप में प्रूव करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन यदि हमारी रिसर्च स्टडी के टाइप से वो डाटा मिल रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा डाटा है। उस डाटा का टाइम पीरियड क्या है? अगर हम आज 2020 के अंदर 1971 के इंडस्ट्रीज के डाटा को लेकर कोई काम करना चाहें तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो टाइम पीरियड भी हमें देखना होता है। हर स्टडी में टाइम पीरियड मान्य नहीं होता। कॉमर्स की स्टडीज़ में, मैनेजमेंट की स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ में टाइम पीरियड बहुत मायने रखता है। हिस्टोरिकल स्टडीज़ में टाइम पीरियड कोई मायने नहीं रखता। कोई हिस्टोरिकल बात है वो हमने उसको कहना है, वो चाहे कभी भी हुई है, उसको हम आज भी कह सकते हैं।
हमारा सैंपल साइज़ क्या है और वो डाटा जो हम ले रहे हैं उसका सैंपल साइज़ क्या रहा होगा। यहाँ बहुत माइन्यूट जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ बड़ा सैंपल और छोटा सैंपल देखना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि हमने सैंपल कहाँ का लिया है। द एरिया ऑफ रिसर्च, हमारा क्षेत्र क्या है। हो सकता है हमें एजुकेशन का डाटा लेना हो, हाई स्कूल के विद्यार्थियों का डाटा लेना हो, हमारी रिसर्च इंडिया में हो और हम नाइजीरिया के बच्चों, हाई स्कूल के बच्चों का डाटा ले लें तो वो शायद मैच नहीं कर पाएगा। टाइप ऑफ सैंपल, अब हमें ये भी देखना है कि हमारी रिसर्च किस तरीके की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर काम कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जो डाटा हम सेकेंडरी डाटा के रूप में ले रहे हैं वो वीमेन का डाटा होना चाहिए, वो जेंडर बायस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और हमें ये भी देखना है कि वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो हम ले रहे हैं उसमें एज ग्रुप क्या है। ये सारे जो 5 पॉइंट्स हैं इनको हमें डाटा, सेकेंडरी डाटा लेते समय ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन 5 पॉइंटों को सेकेंडरी डाटा को लेते समय ध्यान में रखेंगे तो आपका डाटा सही रिजल्ट लेकर आएगा और सही डाटा आप कलेक्ट कर पाएंगे। जब इन्वेस्टिगेटर या शोधकर्ता इस तरीके से सेटिस्फाइड हो जाता है और वो डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए अपना मन बना लेता है तो सेकेंडरी डाटा की सोर्स के लिए सर्च स्टार्ट हो जाती है। बात यह है कि हम डाटा के बारे में तो एक सोच बना लेते हैं कि जब हम डाटा लेंगे तो हम उस डाटा को कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए। अब हमें एक बोनाफाइड, रिलायबल और ऑथेंटिक सोर्स की भी आवश्यकता होती है। एक ऐसा सोर्स जो हमारी स्टडी को फ्यूटाइल ना कर दे, बेकार ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि हम डाटा ले लें और वो बोनाफाइड डाटा ना हो, हमारे ऑब्जेक्टिव्स उससे प्रूव ना हो पाए, हमारी हाइपोथेसिस उससे टेस्ट ना हो पाए, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, सेकेंडरी डाटा को हम 2 तरीके से ले सकते हैं, पब्लिश डाटा और अनपब्लिश डाटा। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। कई बार विद्यार्थी और लोग ये कहते हैं कि अनपब्लिश्ड डाटा का क्या मतलब है। डाटा तो वो है जो पब्लिश हुआ हो। अनपब्लिश्ड डाटा भी होता है, अनपब्लिश्ड सोर्स भी होता है। अनपब्लिश्ड डाटा तो नहीं होता है, लेकिन अनपब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज तो वो डाटा है जो बुक्स में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पर अवेलेबल है, छपा हुआ है, फ्रीली अवेलेबल है। आप बुक खरीद ले तो डाटा भी आप उसके अंदर दे के रखते हैं। मैगजीन खरीदते हैं तो डाटा आपको मिल जाता है। न्यूज़पेपर देखते हैं तो आपको रोज़ उसमें डाटा मिल रहा है। वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वहाँ भी डाटा, और वेबसाइट्स पे तो आपको बिल्कुल फ्रेश डाटा मिल जाता है कई बार। अब अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या हैं। अनपब्लिश्ड सोर्सेज फ्रीली अवेलेबल नहीं होते। पहला पॉइंट तो ये है। अनपब्लिश्ड सोर्सेज आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ए सर्च फॉर दैट। और आपको उन लोगों को भी सर्च करना पड़ेगा जिन्होंने उस संबंध में कोई कार्य किया होगा भी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपके इन्वेस्टिगेशन से पहले, जो मेन इन्वेस्टिगेशन है, उससे पहले आपको एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन इस बात का करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सोर्सेज हो सकते हैं जो अनपब्लिश्ड हो और जिनसे आपका रिलेटेड डाटा उनके पास हो। देखिए, पब्लिश्ड डाटा और अनपब्लिश्ड डाटा दोनों पेड हो सकते हैं। मैं आपको सारी संभावनाएं बता रहा हूं। डाटा पब्लिश्ड भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है और अनपेड भी हो सकता है, फ्री भी हो सकता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो पेड तो नहीं होता है, लेकिन यू हैव टू मेक ए कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर दैट, यू हैव टू लॉग इन फॉर दैट, यू हैव टू मेक एन अकाउंट फॉर दैट। कई बार वेबसाइट्स पर हमको अकाउंट बनाना पड़ता है कि आप हमारी वेबसाइट पर अकाउंट बनाइए, लॉग इन कीजिए, जब भी आपको डाटा मिलेगा। गवर्नमेंट का कई बार बहुत सारा डाटा ऐसा होता है कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एज ए रिसर्चर, तब वो आपको डाटा देते हैं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको डाटा खरीदना पड़ जाए। मैं किसी भी संभावना को यहाँ पर नकार नहीं रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैंने डाटा कलेक्ट किया है और मैंने उसके अंदर काफ़ी बजट लगाया है और काफ़ी टाइम लगाया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपना डाटा दे तो दूँ, लेकिन मुझको कंपनसेट किया जाए। इट्स पॉसिबल।
गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं। डिपॉजिटरीज ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ की तरह से होती हैं। लाइब्रेरीज़ हैं हमारी ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज़, ओल्ड स्टडीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं बहुत सारी, पीरियडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं एंड वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आपको सेकेंडरी डाटा बहुत आयत में अच्छे तरीके से मिल जाता है। और ये जो सोर्सेज हैं ये सारे के सारे पब्लिश डाटा के सोर्सेज मैंने आपको बताए। इंडिविजुअल रिसर्चर्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं, डाटा एजेंसीज हैं बहुत सारी, वो कई बार अनपब्लिश डाटा कलेक्ट करती हैं और वो अनपब्लिश डाटा के सोर्सेज हो जाती हैं। जब हम सेकेंडरी डाटा को पब्लिश्ड अनपब्लिश सोर्सेज से खरीद के रिक्वेस्ट पे या कैसे भी हम उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, तो वी हैव टू चेक द फिटनेस ऑफ द डाटा। फिटनेस चेक करने के लिए हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सुटेबिलिटी, इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, कंप्रेशन, अनएब्रेज्ड और रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। ये वो पॉइंट्स हैं जो जिन्हें हमें ख़रीदने से पहले या ख़रीदने के बाद इमीडिएट हमको चेक कर लेना चाहिए कि जो हम डाटा ले रहे हैं उसमें ये वाले सारे गुण हैं या नहीं हैं, या मैक्सिमम गुण में से हैं या नहीं है। ज़रूरी नहीं कि ये 7 पॉइंट्स आपके पास अवेलेबल हों आपके लिए हुए डाटा के अंदर, लेकिन इनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए। वो डाटा आपकी रिसर्च को सूट करता हुआ होना चाहिए, वो डाटा इलास्टिक होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत तरमीम उसके अंदर अगर कर लेते हैं तो डाटा वेस्ट नहीं, ख़राब नहीं होना चाहिए। आपके जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं वो डाटा उसके अंदर, इसका डाटा अवेलेबल है या नहीं है। कंप्रेशन, आप अगर उस डाटा को कंप्रेस करते हैं तो डाटा का जो शेप है वो नहीं बिगड़नी चाहिए, डाटा का जो वैल्यू है वो नहीं बिगड़नी चाहिए। अनएवरेज डाटा होना चाहिए, वो डाटा आपका फुल डाटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो डाटा अनएवरेज हो और जब आप उसमें से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करें तो उसका मीनिंग ही बदल जाए। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि जो डाटा आप ले रहे हैं वो फेक डाटा ना हो। और एक्यूरेसी, उस डाटा के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे की परसेंटेज अगर हम देखें क्लास के अंदर तो 100% से ज़्यादा मार्क्स हों, तो उसकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़े विद्वान हैं कॉनोर ने कहा है, स्टैटिस्टिक्स स्पेशली अदर पीपल स्टैटिस्टिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूजर्स। इसका अर्थ ये है कि जो डाटा होते हैं, आंकड़े जो होते हैं और जो दूसरे लोगों के द्वारा कलेक्ट किए हुए आंकड़े होते हैं, वो प्रयोग करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत सारी परेशानियां ला सकते हैं। देखिए, प्राइमरी डाटा को जो वैल्यूज़ हैं, प्राइमरी डाटा की जो एक वज़न है, जो ग्रेस है, उसको सेकेंडरी डाटा कभी भी सुपरसीड नहीं कर सकता, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता सेकेंडरी डाटा। लेकिन फिर भी सेकेंडरी डाटा जब हमें आवश्यक, वो हमें लेना ही है और हमारा काम ना चल रहा हो, तो हमें उसको प्रॉपर टेस्ट करना चाहिए, उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए। उसकी एडिटिंग करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कोई तैयार कमीज़ ले आते हैं ये सोच कर कि मैं इसको अपने साइज की करा लूँगा, और आपने ले तो ली बिना जांचे समझे, और जब घर आके आपने देखा तो पता लगा कि आपको तो आवश्यकता थी एक फुल स्लीव्स की शर्ट की और ये तो हाफ स्लीव्स की शर्ट है। अब वो वापस भी नहीं हो रही और उसके अंदर से फुल स्लीव्स की बन नहीं सकती है। तो ये सब चीज़ें हमें परचेज़ करने से पहले या एक्वायर करने से पहले, ऑब्टेन करने से पहले लेनी चाहिए। भले ही आप मूल्य नहीं दे रहे, लेकिन उसके बाद भी वो डाटा का एक बहुत बड़ा मोरल आपको एक लायबिलिटी ये बनी रहती है कि आपने किसी से अगर डाटा लिया है तो आपके ऊपर एक ये हो जाता है कि भाई आपने मेरे से डाटा परचेज़ किया था और मैंने आपका रिसर्च में हेल्प की है। आपको ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसमें इंक्वायरी करनी चाहिए। इंक्वायरी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको देखना चाहिए कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर दी हुई है। उसके अंदर इनएडुकेट या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने परचेज़ की एक कमीज और उसके अंदर पता लगा जेब ही नहीं है, उसके अंदर बटन्स ही नहीं है, या शर्ट की स्लीव्स ही नहीं है, प्रीजुडाइसनेस तो नहीं है। वो डाटा पहले से किसी पर्टिकुलर पूर्वाग्रह के आधार पर तो नहीं बनाया गया,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कुछ ऐसे बातें लिखी हुई हों, जैसे कई बार लोग अपना एक प्रेजुडाइज बना लेते हैं कि मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता, या लाल रंग है तो ख़राब ही होगा। तो आप जब बाज़ार में जाते हैं तो कई बार आप भी बना लेते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे लाल रंग की शर्ट ही नहीं लेनी है, मुझे तो नीले रंग की जीन्स ही लेनी है ना। तो उस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं डाटा कलेक्शन में होनी चाहिए। डाटा फ्रेश होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिविटी, आपका जो ऑब्जेक्ट है और उस डाटा के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भी डाटा, सेकेंडरी डाटा लेते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हैं। हालांकि जो पिछली बातें हुई हैं अब तक वो सब भी एक तरीके की प्रिकॉशंस ही हैं, वो भी डाटा की इस तरीके की बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रिकॉशंस, 5 प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेटर। हमको ये भी पता करना चाहिए कि डाटा किसने कलेक्ट किया है, जिस इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है वो कितना कॉम्पिटेंट था, मतलब उसके अंदर कितनी योग्यता थी और उसके अंदर कितनी क्षमताएं थी, उस मेथडोलॉजी, उस कलेक्शन की मेथडोलॉजी क्या थी, किस तरीके से वो डाटा कलेक्ट किया गया है, और जो सर्वे बनाया गया उस सर्वे की सर्कमस्टेंसेस क्या थी, किन सर्कमस्टेंसेस में, किन परिस्थितियों में वो सर्वे किया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है वो सर्वे बहुत तुरंत में किया गया हो और डाटा लोकल लेवल पर ही फैब्रिकेट कर लिया गया हो। उसके अंदर यूनिट की डेफिनेशन क्या है, हमारी यूनिट की डेफिनेशन क्या है। कई बार यूनिट की डेफिनेशन का डिफरेंस हो जाता है। मैं यूनिट मान रहा हूँ एक हाई स्कूल को जिसमें कम से कम 60 बच्चे हों, 60 स्टूडेंट्स हों, और हो सकता है कि उसकी यूनिट ऐसी हो कि जिसमें 20 स्टूडेंट्स को उसने यूनिट मान लिया हो। प्री टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए, डाटा की प्री टेस्टिंग हमें करनी चाहिए। जब भी हम डाटा कोई भी लेते हैं तो हमें उसको प्री टेस्ट करना चाहिए। प्री टेस्ट का मतलब यहाँ पर देखिए ये आता है कि डाटा को स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाकर एक सैंपल ऑफ डाटा को, इसका मतलब ये है कि एक छोटे डाटा को हम उठाएं, इसमें सैंपल अपना जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज़ करने जा रहे हैं वो उसके अंदर यूज़ करें, उसके अंदर देखें कि क्या इससे रिजल्ट आता है, इससे रिजल्ट नहीं आता है, और जो टेस्टिंग है वो हमारे सारे जितने फैक्टर्स हैं उस पर कम्पीट करता है या नहीं करता है। बाउले ने कहा, इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड स्टैटिस्टिक्स एट देयर फेस वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा नहीं जैसा दिख रहा है, वो आता है ना कि जैसा है जहाँ है वैसा ही परचेज कीजिए, उस स्थिति में हमें डाटा को नहीं लेना है। मैं यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से सुना, मैं आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे भी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।